हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट इन निट्जी गुरु क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे जिसमें हमने एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन सारी बातों को कवर किया। और उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोडाइफर और आइसोस्टर्स के बारे में पढ़ा। रिलेटेड जेई के, नीट के प्रीवियस ईयर्स के हमने क्वेश्चंस को भी डील किया। आज उसी सीक्वेंस को बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। हमारे सिलेबस में बच्चों 3 टाइप के एटॉमिक मॉडल्स हैं, मतलब मॉडल्स हैं। एक होता है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, दूसरा आएगा रदरफोर्ड का मॉडल जिसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी बोलेंगे, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बोर मॉडल। और ये बोर मॉडल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके क्वेश्चंस भी आपके एकेडमिक्स में या डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी कंपलसरी पूछे जाते हैं, तो उसको थोड़ा फोकस करना। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए थॉमसन एटॉमिक मॉडल। मैंने थ्योरी पहले से लिख रखी है ताकि हमारा समय बचे और एक एक चीज को, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग यहां से स्टोर करने वाले हैं। तो चलो पहला पॉइंट, ये मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, ये मॉडल एक्चुअल में फेल हो गया था। ये मॉडल एक्चुअल में फेल हो गया था कुछ कमियों के कारण। उन कमियों को आपको थोड़ा ध्यान देना रहेगा। तो पहले तो थॉमसन मॉडल किसके द्वारा प्रपोज किया जाएगा? जे थॉमसन। एक्चुअल में मॉडल बनाया क्यों गया? तो देखिए, आप सबको पता चला कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। बट एक्चुअल में इनका लोकेशन कहां होता है, ये कहां प्लेस्ड होते हैं, इस बात को सबसे पहले कौन बताया? जे थॉमसन ने अपने मॉडल के बिहाफ पे। तो उन्होंने कहा क्या? जे थॉमसन proposed that an atom possesses a spherical shape, जिसका रेडियस नियरली कितना होता है? 10 की पावर -10 मीटर। हर एटम स्फेरिकल शेप का होता है, ये बात तो डाल्टन जी ने भी बोल दी थी। इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर। मतलब कहने का क्या अर्थ है, समझिएगा कि ये अगर एटम है, ये अगर एक एटम है, तो इस एटम के हर जगह, इस एटम के हर जगह कौन प्लेस्ड है? पॉजिटिव चार्ज। और आगे बोल रहा है, और इसी के अंदर कई कई जगहों पे क्या रहेंगे? यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड रहेंगे। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। तो थॉमसन मॉडल, ये पॉजिटिव चार्ज कहां है भैया? पॉजिटिव चार्ज हर जगह है, पॉजिटिव चार्ज हर जगह है। नेगेटिव चार्ज कहां है? तो कहीं कहीं पर प्लेस्ड है। जैसे आपने वाटरमेलन देखा है, तरबूज, उसमें क्या होता है? उसमें मान लीजिए हर जगह पॉजिटिव चार्ज है और जो तरबूज के जो बीज हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की तरह, नेगेटिव चार्ज की तरह। इसीलिए बच्चों इस मॉडल को हम लोग प्लम प्यूडिंग मॉडल या रेजिन प्यूडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। हालांकि हमको सच्चाई पता है आज के डेट में कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन अंदर है, प्रोटॉन चारों ओर फैले हुए हैं। बट एग्जैक्टली आज के डेट में आपको पता है कि एटम के अंदर शेल होता है, शेल और न्यूक्लियस होता है। शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं। बट ये थ्योरी किसने दी? ये थ्योरी रदरफोर्ड ने दी। उन्होंने थॉमसन के मॉडल में जो कमियां थी उसको रिकरेक्ट किया और नई थ्योरी दी। और रदरफोर्ड की मॉडल को भी हमारे सिलेबस में है, तो उसको पढ़ना है। फिलहाल थॉमसन पे आते हैं। थर्ड पॉइंट कैप्चर कीजिए बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, ये थर्ड पॉइंट आप देखिए। थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है? दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द थर्मल एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आयोनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है? आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे बड़े सारे प्रिंसिपल्स आएंगे, बड़े सारे मॉडल्स आएंगे। और एक चीज आप याद रखिए कि जितने भी आप लोग लॉस पढ़ने वाले हैं, जितने भी प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं केवल 2 चीज पे बेस्ड होंगी। एक पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर पे और दूसरा वेव नेचर ऑफ मैटर पे। थॉमसन मॉडल के बारे में जान लीजिए कि थॉमसन मॉडल ने पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर को सपोर्ट किया था। और पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर में ही आप लोग थर्मल एमिशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे और आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो ये चीजें क्लियर रखिएगा कि थॉमसन मॉडल मींस पार्टिकल नेचर मतलब ये तीनों इफेक्ट को वो एक्सप्लेन करने में एबल हो पाया था। चलिए फोर्थ पॉइंट देख लीजिए। दिस मॉडल वाज assumed that the mass of an atom is uniformly distributed over the atom। ये कहानी में बहुत बड़ा लॉजिक, काफी बड़ा ट्विस्ट कि भैया थॉमसन जी ने क्या कह दिया कि जो एटम है उसका जो मास है उस एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है।
बट एक्चुअल में आज की डेट में हमको पता है कि एटम के अंदर 1 लाख टाइम छोटा एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में एटम का टोटल मास स्टोर होता है। ये कौन बताया था? रदरफोर्ड ने। बट थॉमसन उसका बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं कि जो मास रहेगा वो एटम के चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाएगा। और द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों, दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। भैया एक एटम में सबको पता है जितने इलेक्ट्रॉनों ने उतने ही प्रोटॉनों ने, और चार्जेस अपोजिट होनी है, मतलब हर एक एटम क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो ये जो मॉडल था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को तो एक्सप्लेन कर पाया, बट फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस लाइन का मतलब समझिए, रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था वो भी कहीं ना कहीं पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर को ही सपोर्ट कर रहा था, ये भी उसी को कर रहा था। बट ये थॉमसन मॉडल कहीं ना कहीं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से आए हुए रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया और इसी कारण ये मॉडल फेल हो गया। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टोटल थॉमसन मॉडल जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर किया। अब चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल। चलिए डियर स्टूडेंट, हम हमारे सेकंड मॉडल में आ जाते हैं, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। और इस मॉडल से डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, इसीलिए इसको हम लोग रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के नाम से भी जानेंगे। अब हुआ क्या था, तो इसमें सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया गया। अल्फा पार्टिकल के बारे में जान लीजिएगा कि अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम या हीलियम के जैसा बिहेव करता है। याद रखो, हीलियम के जैसा बिहेव करता है, हीलियम नहीं होता भाई। अल्फा एक पार्टिकल है और हीलियम एक गैस है, तो दोनों अलग अलग है। उसके जैसा बिहेव करता है, दैट मींस कि अगर हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 है तो उसमें चार्ज कितने हैं? 2। तो अल्फा पार्टिकल में भी कितने चार्ज होंगे? 2। और मास कितने होंगे अल्फा पार्टिकल में? 4। तो लाइक हीलियम अल्फा पार्टिकल बिहेव करता है। अब प्यारे बच्चों, हुआ क्या, अल्फा पार्टिकल से अल्फा रेडिएशन से निकलेंगी, और अल्फा रेडिएशन समझ लेना एक टाइप का ना क्या बोलना चाहिए, लेजर बीम टाइप की है। मतलब वो किसी मेटल वेटल की सरफेस को पेनिट्रेट कर सकती हैं, उसके आर पार जा सकती हैं। बीच में मैंने लेड प्लेट लगा दिया। ये लेड प्लेट क्या करेगा, जो भी हमारे बीम्स आ रही हैं उनको एक जगह कन्वर्ट करने का काम करेगा, और ये सारा चीज कहाँ जाके इकट्ठा होगा, और वो है हमारे बहुत थीन गोल्ड फॉइल पे। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल यूज किया गया था क्योंकि काफी अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में कंसीडर किया जाता है। अब यहां से हुआ क्या, यहां से बहुत सारे लाइट बीम्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट होके बाहर निकले, जिनको आप फोटोग्राफिक प्लेट लाइक ZNS ले लिए, जिंक सल्फाइड का फोटोग्राफिक प्लेट है, उन पे हमको इनके रेडिएशन से दिखाई देने स्टार्ट हुए। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में डियर स्टूडेंट आप कुछ बातों को ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए मैंने एक छोटे से एटम पे बात किया, उस छोटे से एटम की बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो इस छोटे से एटम में आप समझिए आपने अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया, बम्बार्डमेंट कराया है। ये पूरे अल्फा पार्टिकल्स आप समझिए आ रहे हैं, इस छोटे से एटम से जाके टकराने वाले हैं, और ये छोटा सा स्फेरिकल एटम यहां पर लोकेटेड है। ये क्या है, हमारा एटम है, ठीक है। तो होता क्या इसमें, रदरफोर्ड जी ने क्या क्या देखा, तो आप उस बात पे नोटिस कीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो आए थे वो इस एटम से सीधे सीधे बाहर चले गए, इसको पेनिट्रेट करते हुए सीधे सीधे क्या हो गए, बाहर चले गए, ठीक है। लगभग हम लोग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यहां पर हमने बम्बार्डमेंट किया हुआ है। 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से नियरली 99% अल्फा पार्टिकल तो सीधे सीधे बाहर चले गए। पहला पॉइंट जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, और उस एक्सपेरिमेंट से वो कुछ कंक्लूजन्स जनरेट करेंगे। आप भी वैसे ही समझिए कि आप रदरफोर्ड हैं और क्या क्या हो रहा है आपके सामने दिख रहा है। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ ये तो सीधे सीधे बाहर चले गई थी, ठीक है, ये कुछ सीधे सीधे बाहर चले गई मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आए जो स्मॉल एंगल बनाते हुए डिफ्लेक्ट हो गए, और ये अल्फा पार्टिकल भी बहुत कम थे, बहुत कम इन द सेंस प्यारे बच्चों, अगर 20,000 आपने अल्फा पार्टिकल्स लिया था तो उसमें नियर अबाउट 400 to 500 अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। स्मॉल एंगल के साथ जितने पास जाएंगे उसका एंगल का वैल्यू भी उतना बढ़ते जाएगा, तो कुछ स्मॉल एंगल के साथ ये लोग डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे बाहर चले गए,
कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुए हैं। क्यों डिफ्लेक्ट हुए होंगे? तो आप एक बात समझिए, अल्फा पार्टिकल जो रहता है इसको आप लोग पॉजिटिवली चार्ज्ड मानते हैं, और यहां क्या हुआ है, यहां हुआ है डिफ्लेक्शन। तो यहां से एक पॉइंट सामने आ गया कि भैया डिफ्लेक्शन तो तब हुआ जब वहां पर क्या हुआ, रिपल्शन, और रिपल्शन तब होगा जब जब एक पॉजिटिव को कौन रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव। तो यहां से रदरफोर्ड जी ने एक नया कंक्लूजन बनाया कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल, दैट मींस कि एक छोटा सा जगह जहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, स्टोर्ड है। छोटे से जगह में, छोटा सा जगह क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो 99% अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन मोशन में चले गए थे बाहर। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा आएगा जो 180 डिग्री के साथ बाउंस बैक कर जाएगा। आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, वन अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री के साथ बाउंस बैक करेगा, जिस डायरेक्शन गया था वहीं से वापस लौट आएगा। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो एटम है, ठीक है, उसका जो छोटा सा पॉजिटिव चार्ज वाला जो स्पेस है वो हाईली रिजिड है, डेंसर है। अदरवाइज अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट करके उस पर जाना चाहिए था, पर जा नहीं पाया। मींस ये वाला छोटा सा पॉजिटिव चार्ज वाला जो जोन है वो हाईली डेंसर है और अल्फा पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमने तीन एक्सपेरिमेंट, तीन अलग अलग कलर से तीन लाइंस को पढ़ा, उसी को मैं वापस से लिख रहा हूं, और उसके साथ उसके जो कंक्लूजन पॉइंट आए थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, उनको भी हम साथ में मेंशन करते हुए चलेंगे। तो चलिए, ये मैं डायग्राम तो हटा दे रहा हूं, बट इसकी जो इंपॉर्टेंट लाइंस बाहर आई थी उन चीजों को चलो हम नोटिस करते हैं वापस से। ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स है और ये उनसे बना हुआ रिजल्ट या कंक्लूजन है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, most of the alpha particles moves state without deflection। मतलब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के स्ट्रेट मोशन किए। तो उससे मेरा कंक्लूजन क्या बना, कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है मेरा, इसको अगर मैं फेंकूं और ये स्ट्रेट तब तक जाएगा जब तक कि मीडियम में कोई दूसरा पार्टिकल या कोई दूसरा मीडियम अवेलेबल ना हो जाए। अगर बीच में अचानक से दीवार आ जाएगी तो आपको पता है टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, नियरली 99% अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब इससे एक नया कंक्लूजन जनरेट हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस inside the atom are empty। एटम के अंदर का ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है, हॉलो है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड जी ने क्या देखा कि सम अल्फा पार्टिकल्स 20,000 में 300, 400, 500 के आसपास, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड विथ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल्स के साथ डिफ्लेक्ट हुए। इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला डियर स्टूडेंट्स, कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज्ड स्मॉल स्पेस is located inside the atom। देखो उस समय तक ना न्यूक्लियस नाम का कोई वर्ड होता है, उसकी डिस्कवरी तो हुई नहीं थी भैया, उसकी डिस्कवरी तो खुद रदरफोर्ड करने वाले हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये चीज देखा कि यार अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है और वो रिपेल करके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं स्मॉल एंगल के साथ। तो वहां से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, बट हाँ ज्यादातर अल्फा पार्टिकल नहीं होते, स्मॉल अमाउंट में हो रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि एक छोटा सा पॉजिटिव जोन होगा और उस छोटे से पॉजिटिव जोन के कारण ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या किए, रिपल्शन रिप्रेजेंट किए। और थर्ड एक्सपेरिमेंटल पॉइंट कि आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, one is bounced back with 180 degree,
मतलब वो 180 डिग्री के साथ जिस डायरेक्शन से गया था उसी डायरेक्शन से वापस लौट आया। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि वो अल्फा पार्टिकल कहीं ना कहीं उस स्मॉल पॉजिटिव जोन वाले स्पेस को पेनिट्रेट करके इस पार से उस पार नहीं जा पाया। तो यहां से उन्होंने बोला कि स्मॉल पॉजिटिव स्पेस, स्मॉल पॉजिटिव जोन नाम दे देता हूं मैं, जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर मान लिया था। स्मॉल पॉजिटिव जोन हैव वेरी हाई डेंसिटी, हैव वेरी हाई डेंसिटी एंड रिजिडिटी। ठीक है, वो इतना रिजिड है कि अल्फा पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाया, और रिपल्शन इतना स्ट्रांग था कि अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक कर गया 180 डिग्री के साथ। तो डियर स्टूडेंट, यहां से उन्होंने बोला कि वो वेरी स्मॉल पॉजिटिव जोन की जो डेंसिटी है वेरी हाई है, एंड टोटल मास वो इतना ज्यादा डेंसर है, टोटल मास ऑफ एटम इज स्टोर्ड इन इट। एटम का जो टोटल मास है ना वो उसी में स्टोर कर दिया गया है वो बहुत छोटा सा। आपको पता है कि ये जो छोटा सा स्मॉल स्पेस है इसका जो साइज आया था वो नियरली 10 की पावर -15 मीटर लिया गया। एटम का साइज कितना होता था बच्चों? 10 की पावर -10 मीटर। मतलब एटम के साइज से ये स्मॉल पॉजिटिव जोन 1 लाख टाइम स्मॉलर है, बट एटम का टोटल मास वहां पर स्टोर्ड माना गया क्योंकि वो उतना डेंसर है। आप एग्जांपल एक समझिए, अगर ये इतना बड़ा अर्थ है, इसको मैं कंप्रेस कर करके एक टेनिस बॉल के बराबर ला दूं, तो आप समझना कि ये टेनिस बॉल में इतनी हाई डेंसिटी रहेगी, इतनी हाई डेंसिटी रहेगी, क्योंकि टोटल मास किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? छोटे से सेगमेंट में। ऐसा ही सिस्टम को आप यूनिवर्स में नाम याद रखिए, पल्सार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्सार। और उनसे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन रिलीज होता है, तो बड़ा ब्यूटीफुल सा लगता है। आप बाइक यूज करते हैं बजाज पल्सर, तो आप देखिए बजाज पल्सर का नाम भी उस पल्सार पे ही रखा भी गया है। ठीक है, और वो इतना डेंसर है कि उसका एक छोटा सा पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के बराबर भी पार्टिकल अगर अर्थ पे आया ना तो अर्थ को पूरा समझ लीजिए चीरते फाड़ते हुए निकल जाएगा। तो ये बातें हैं। फिलहाल के लिए हम लोग रदरफोर्ड में वापस आते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट हुए, उससे 3 कंक्लूजन निकले। इसके अलावा रदरफोर्ड ने कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दुनिया के सामने रखे कि भैया ये जो छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव जोन है जिसमें एटम का टोटल मास स्टोर्ड माना गया, रदरफोर्ड जी ने इस स्मॉल पॉजिटिव जोन को नाम दिया न्यूक्लियस। तो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? तो दैट वाज अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने रखे कि उन्होंने ये बात बताया, थॉमसन ने भी बोला था, थॉमसन ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन चारों ओर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बीच बीच में तरबूज के बीज की तरह रहेंगे। रदरफोर्ड ने उस चीज को रिकरेक्ट किया। उन्होंने ये बात बताया कि भैया एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वेरी हाई स्पीड के साथ मोशन करेंगे, और जिसमें वो मोशन करेंगे उस चीज को उन्होंने शेल या ऑर्बिट का नाम दिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, शेल में कौन है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन। चार्जेस अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं अपोजिट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, वो एक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे को होल्ड करके रखता है। थर्ड पॉइंट कि एटम का टोटल मास, टोटल पॉजिटिव चार्ज कहां स्टोर्ड माना गया? इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे जो रदरफोर्ड मॉडल से दुनिया के सामने आए। तो होप सो यहाँ तक की बातें आप सबको ठीक से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ वेरी ग्रेट डे।